अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी का डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है उसको हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चली जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हुए तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं, तो वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हो सकता है जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं शायद इस वीडियो में ना, तो उन वीडियोज़ में हो सकता है। अगर उन वीडियोज़ में भी ना मिलें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके अपना सवाल लिखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, जाकर उसको फॉलो करें, जिसके ऊपर बेतहाशा मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ अपनी लाइफ इन यूएसए के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले कमेंट की तरफ आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग लग चुकी है इनको। IR1 केस है, 3 महीने 2 हफ्तों से कोई अपडेट नहीं हुई, और लास्ट टाइम जो उन्होंने चीज़ अपलोड की हुई है दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, AP क्या होती है, 221G क्या होती है, तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, जाकर उसको देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अलावा IR1 वो होती हैं इमीडिएट रिलेटिव वन, जिनकी शादी 2 साल से ज़्यादा होती है या US सिटीज़न के स्पाउस होती हैं, उनको IR1 मिला होता है। तो कमेंट से लग ये रहा है कि इंटरव्यू में गए होंगे, उन्हें 221G लगाई, साथ में उन्हें टिक किया होगा कि आपने IRS की ट्रांसक्रिप्ट्स को अपलोड करना है। तो कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो मेक श्योर द 3 मोस्ट रिसेंट ईयर्स की IRS की ट्रांसक्रिप्ट्स लेके जाया करें। अपना निकाहनामा, आपके पिटिशनर का निकाह, बर्थ सर्टिफिकेट, हर चीज़ होनी चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो मेक श्योर टू कवर एवरीथिंग। एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी अबाउट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैं कोशिश करूँगा सारी कैटेगरीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स उनको हम कवर कर लें। बेस्ट तरीका क्या, अगर आपको 3 महीने 2 हफ्ते हो चुके हैं तो आप US एम्बेसी का नया प्रोसेस आ चुका है जिसको कहते हैं वीज़ा नेविगेटर के नाम से है। तो आप लिखें US एम्बेसी इस्लामाबाद वीज़ा नेविगेटर, उसके थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर केस। तो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपका केस 2 महीने से पेंडिंग है AP में, इंक्वायरी करें। अगर आपको इस इंक्वायरी के जवाब में वो कहते हैं कि भाई अब आपने नेक्स्ट 3 महीने 1 या 6 महीने तक कोई इंक्वायरी नहीं करनी, फिर रुक जाएं। अदरवाइज़ फ्रीक्वेंट या रेगुलर इंक्वायरीज़ करें, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन जो आती हैं उसको फिर आपने फॉलो करना है। कि अगर वो कहते हैं इतने अरसे तक नहीं करनी तो फिर रुक जाएं। IR1 है, आपके जो स्पाउस अगर US सिटीज़न है तो उनको भी कहें कि वो भी रीच आउट करें टू द US एम्बेसी इस्लामाबाद, कि शायद उनकी इंक्वायरी पर शायद ज़्यादा जल्दी रिस्पांस आ जाए। वरना AP इज़ वेरी कह लें हार्श और अनप्रडिक्टेबल है, टाइम लगता है। हमें भी जब पहली बार AP मिली थी तो फर्स्ट मेडिकल से दूसरे मेडिकल जाने में हम सिर्फ 12 महीने तो AP में वेट करते रहे थे। फिर उसके बाद पहली मूवमेंट होती है, फिर बहुत से और मसले आए। तो अगर वो स्टोरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जाके देख सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगर आपको फिर भी कोई फॉलो आता है ज़रूर एक और कमेंट कीजिएगा, तो आइंदा वाली वीडियोज़ में हम उनको एड्रेस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट की तरफ आते हैं। कहते हैं प्योरिटी डेट अक्टूबर 2020 की है, विच इज़ करंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2020 का जो वीज़ा बुलेटिन है। और फिर ड्यूज़र कोविड की बात कर रहे हैं, और सेकंड टाइम दोबारा करंट हुआ मई 2020 के अंदर की वीज़ा बुलेटिन में। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरी NVC की एज जो है वो फ्रीज़ हो रही है, और टू विच वीज़ा बुलेटिन। आपका जो सवाल है वो काफ़ी हार्ड है टू अंडरस्टैंड, तो आप दोबारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक जनरल रूल बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं ख़ुद CSPA के अंडर ही USA आया हुआ हूँ। तो मेरी अगर आप वीडियो या जर्नी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी CSPA के ऊपर, वो जाकर देखें, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जनरल रूल ये होता है कि अगर आप F4 की बात करें, आपने वीज़ा जो है ना कैटेगरी तक नहीं लिखी हुई, तो नो आइडिया। तो अगर आप किसी बंदे का केस है F4 का, उसका बेनिफिशरी है, विच मीन्स कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट आपकी वालदा या वालिद साहब हैं और आप बच्चों में से एक हो, आपकी एज तब फ्रीज़ होती है कि आपकी जो प्रायोरिटी डेट है वो चार्ट A के अंदर करंट हो चुकी है। तो जब चार्ट A में आपकी डेट आती है, आपकी एज फ्रीज़ हो जाती है। क्योंकि चार्ट B जो होता है वो थोड़ा सा 1 साल आगे चल रहा होता है, क्योंकि वो वेलकम लेटर के लिए होता है,
वो 1 साल का गैप इसलिए रखा होता है ताकि आपका जब वो ट्रिगर हो तो 1 साल आपके पास है कि आपको एनवीसी आपको वेलकम लेटर भेजे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, फ़ी पे कर रहे हैं, तो इसलिए वो 1 साल आगे होती है। लेकिन चार्ट ए होता है जिसको आपने देखना, जहाँ पर जिसमें अब आपकी प्रायोरिटी डेट आई, अब आपको पता है कि इस टाइम तक मेरी एज चल रही है। तो मेरा भी जब हुआ था, हमारी प्रायोरिटी डेट करंट हुई थी, तो जब जिस वीज़ा बुलेटिन हुई थी वहाँ तक मेरी एज थी 20 साल और 10 महीने। तो अगर 2 महीने और वीज़ा बुलेटिन चलता, मतलब उसमें मेरी हमारी प्रायोरिटी डेट करंट ना होती, तो मैंने एज आउट हो जाना था। मेरे 2 भाई जो थे, ये 2 मेरे सिबलिंग्स थे, वो एज आउट हो गए थे, क्योंकि उनकी एज वैसे भी ज़्यादा थी, लेकिन टाइम लगा तो एज आउट हो गए। तो इससे बड़ा एक स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन बनती है। मुझे पता है जो लिखते हैं सवाल वो किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। तो आप अपनी कैलकुलेट करें, दोबारा कमेंट करें, कोशिश करें उसमें अपने केस का टाइप लिखें, और जो मैंने बात की है उसको कंसिडर करके अपनी कैलकुलेट कर लें, या वो CSP वाली वीडियो देख लें। और तीसरी जो बेस्ट ऑप्शन होती है, किसी भी लॉ फर्म को रीच आउट करें USA में, उनसे आप भी जो है लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। कह रहे हैं कि हमारे केस में जो सारे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के, वो एक्सेप्टेड आ रहा है, इनका आ रहा है नॉट अवेलेबल इनके नाम के सामने। क्या रीज़न हो सकती है? कैटेगरी इज़ F4। देयर इज़ अ हाई चांस के NVC ने डिटरमिन किया कि आप जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर रहे फॉर CSPA, और आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि ये वो लोग उनकी तरफ से मिस्टेक हो रही है, तो कैलकुलेट करें CSPA क्या होती है, और यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू यू NVC कि भाई आप रिकन्सिडर करें। दिस इज़ अ कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ। कैलकुलेट किस तरह करना है, एक जनरल आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपका जब I-130 अप्रूव्ड हुआ है और जब आपने अप्लाई किया, उसके बीच में जो टाइम आता है अप्लाइंग में, अप्रूवल में, वो ईयर्स को आपने अपनी एक्चुअल एज से निकाल लेना है। और वो तब उस टाइम पर आप विड्रॉल कर सकते हो या माइनस कर सकते हो जब आपकी प्रायोरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन में करंट हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वीज़ा बुलेट में करंट होती है नवंबर 2024 के, तो 2024 तक जो आपकी एक्चुअल डेट बनती है, डेट ऑफ बर्थ, उसमें से वो टाइम आपने निकाल लेना है। हमारा I-130 वॉज पेंडिंग फॉर लाइक 4.5 ईयर, तो मेरी एज से वो निकला और इजीली मैं उस ब्रैकेट के नीचे आ गया जहाँ पर मैं क्वालिफाई करता था CSPA के लिए। तो जिन लोगों का वो साल ऑफ पेंडिंग कम है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का I-130 एक साल में ही अप्रूव्ड हो गया जाता है, तो फिर वो 1 साल माइनस होगा। इसके अलावा बहुत बेतहाशा ऊपर रिसोर्सेज पड़ी हैं, US एम्बेसी की वेबसाइट पे भी चीज़ें पड़ी हैं। इसके अलावा मेरी एक वीडियो है, वो जाकर देखें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, और अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज़ 203G, एक्सप्लेन करें। और उनको 221G मिला था बिफोर, और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, और 1 साल के बाद अब उनका लिखा आ रहा है कि रिफ्यूज़ टू एक्सपायरिंग सून। 2 लेयर क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम सिचुएशन हमने भी देखी थी। पहली बात है 203G जो है या 203G है, ये होता है कि आपका वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि 1 साल तक आपने कोई अपने केस के ऊपर एक्टिविटी ना की हो। इसलिए एक का जनरल रूल होता है, NVC की वेबसाइट पर भी मेंशन है, US एम्बेसी पर भी मेंशन है कि आपने 1 साल में एटलीस्ट रीच आउट करना है टू द कंसर्न स्टेज अथॉरिटी, ताकि उनको पता हो कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो। अगर आपका USCIS पर है तो उनको रीच आउट करना है। अगर आप NVC के स्टेज में आपका केस है तो उनको रीच आउट करना होता है। अगर आप US एम्बेसी में तो उनको रीच आउट करना होता है, टू मेक श्योर कि उनको पता हो कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए बेहतर होता है 4 महीने बाद एक इंक्वायरी मिनिमम करें। तो क्यों आ रहा है ये तो US एम्बेसी बता सकते हैं, लेकिन एक इसकी सिचुएशन हो सकती है कि जो DS-260 होता है ना, वो हर साल री ओपन किया जाता है कि अगर आपकी AP इतनी प्रोलॉन्ग हो गई है, वो री ओपन करते हैं कि जो भी इस बंदे के एप्लीकेंट की सिचुएशन में चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको अपडेट कर ले। एड्रेस चेंज हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट थे, शायद आप काम कर रही हो, शायद आप पहले
इंटरमीडिएट में थे, ए लेवल्स में थे, अब आप यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो अलाउ करती हैं कि आप चीज़ों को अपडेट कर सकें। शायद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो पासपोर्ट आपने नया बनवाया, उसको रिन्यू किया होगा, तो उसकी डिटेल्स चेंज हो रही होंगी। तो अगर तो वो हो रहा है तो अभी फ़ौरन जाएं अपने CESC पोर्टल में, वहाँ जाकर देखें अगर आपके DS-260 सारे ओपन हो चुके हैं तो उसमें जो भी नया सवाल ऐड किए हैं, जो करेक्शंस करने की ज़रूरत है वो करें, रीसबमिट करवा दें, तो आपका ये देखेंगे स्टेटस चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे केस में सिमिलर ये हुआ था, 1 साल के बाद हमारे आ गया था रिफ्यूज़ टू एक्सपायरिंग सून, और CESC की जब पोर्टल में जाते हैं वहाँ सारे देखते हैं कि DS-260 दिखा रहा होता है री ओपन हो चुके हैं। और हमारी बारी में एक नए क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो किए गए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स क्या हैं, फलाना क्या है, तो वो दिया, हमने रीसबमिट कर दिया और फिर स्टेटस कुछ टाइम के बाद चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई आपको क्लैरिटी चाहिए, फ़ौरन US एम्बेसी इस्लामाबाद को रीच आउट करें अगर वहाँ पर केस है, मोस्ट प्रॉब्ली वहीं है क्योंकि 221G आपने मेंशन किया है, तो वो आपको और कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब में हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो जाकर फॉलो मस्ट है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।